So, hello students, good morning once again. Everything is fine. सब कुछ सही सही चल रहा है. तो टेस्ट आपका काइनेटिक्स का इस संडे को एक हुआ, आपने ठीक ठाक किया होगा. तो केमिकल काइनेटिक्स ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, लगभग समाप्ति के करीब जा रहा है. थोड़ा सा उसका वो जो स्पेशल टाइप के रिएक्शंस कर रहे थे उसको आज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो आपके टेस्ट हुए संडे को उसको डिस्कस करेंगे और इस संडे को फिर से कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स पे एक थोड़े बेटर लेवल के टेस्ट जिसमें क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ा सा बेहतर रखेंगे, थोड़ा सा एडवांस रखेंगे. बाय दैट टाइम ढेर सारे डीपीपी मैंने काइनेटिक्स के दे दिए हैं. इस पूरे वीक में केमिकल काइनेटिक्स के डीपीपी को आप भी सॉल्व करेंगे और मैं रोज सॉल्व करवाऊंगा. वो डीपीपी आपको कहाँ मिलेंगे उसका डेस्टिनेशन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि फेसबुक पे ढेर सारी चीज़ें अब हो गई है तो बड़ा मुश्किल हो रहा है ढूंढना बच्चों को. इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया है. आपको क्या करना है, आपको गूगल क्लासरूम मोबाइल के लिए एंड्रॉयड ऐप भी होता है, इसका प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोडेबल है. इसको आप अपने मोबाइल में डाल सकते हैं. अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप सीधा क्रोम ब्राउजर में जाके गूगल क्लासरूम सर्च कर सकते हैं. और गूगल क्लासरूम में एंट्री के लिए सिर्फ आपके पास जीमेल अकाउंट चाहिए. आप अपने जीमेल अकाउंट से गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे, एंटर करेंगे. जब गूगल क्लासरूम खुल जाएगा तो उसके राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे एक प्लस का साइन बना होगा. जब उस प्लस साइन को क्लिक करोगे तो उसमें दो ऑप्शन देगा, क्रिएट क्लास एंड ज्वाइन क्लास. आप ऑप्ट करेंगे ज्वाइन क्लास. जब आप ज्वाइन क्लास को क्लिक करेंगे तो आपसे क्लास का कोड पूछेगा. आपके क्लास का कोड होगा IU3QKSR. जब ये आप कोड एंटर करेंगे तो आपका क्लास खुल जाएगा. ऊपर में लिखा आएगा IIT JEE 2021 B1 B2 और उसके नीचे केमिकल काइनेटिक्स के डीपीपी सारे पड़े हुए हैं. वो आपके लिए एक्सक्लूसिवली वो क्लासरूम होगा, उसमें सब आपसे रिलेवेंट मटेरियल होगा. तो अब आप यहीं पे अपना मटेरियल ढूंढेंगे. तो कल से हम 2.1 से स्टार्ट कर देंगे डिस्कशन. तो आज थोड़ा सा जो हम कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. लास्ट मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस करवाए थे. कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन में एक आध सिंपल प्रॉब्लम किया जा सकता है. एक सिचुएशन सपोज करो दिया गया है, कह रहा है कि A gives B and B gives C. रेट कांस्टेंट K1 K2 है और रिलेशन दे रखा है दोनों में K2 is equal to 2K1. K2 is equal to 2K1. अब हमें इसमें और दिया गया है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A is say 1 molar, determine maximum concentration of B and also determine concentration of C when B is
मैक्सिमम। ये है क्वेश्चन। हमें बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन, वो पीक पे कंसंट्रेशन सॉल्व करना है, और उस समय सी का भी कंसंट्रेशन सॉल्व करना है कि उस समय सी कितना है। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले तो टी मैक्सिमम हमें मालूम करना होगा, और टी मैक्सिमम क्या था, 1/K2 माइनस K1 ln K2 by K1। K2 is 2K1, so 1/2K1 minus K1 ln 2K1 upon K1। यहां से ये आ जाएगा 1/K1 ln 2। सबसे पहले तो ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन आ गया। अब मैक्सिमम टाइम एट विच कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम। अब बी मैक्स के लिए अगर आपको याद हो तो कंसंट्रेशन ऑफ बी मैक्स क्या था, ये था A0 नहीं था, A0 इंटू K2 अपॉन K1 का पावर क्या था, K2 अपॉन K1 माइनस K2, यही था ना। इसमें अगर हम रिलेशन रख दें K1 K2 का तो ये आ जाएगा A0 इंटू K2 इज इक्वल टू 2K1 अपॉन K1 का पावर K2 इज 2K1 अपॉन K1 माइनस 2K1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा A0 का इंटू 2 का पावर, ऊपर में -2 आ जाएगा, नीचे -1 है, सो -2 आ जाएगा। सो इट इज A0 अपॉन 4। इनिशियल कंसंट्रेशन इसमें दे रखा है 1 मोलर। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन रख देंगे तो ये 1/4.25 मोलर। ये आ गया बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन, सही है ना। बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ गया। अब जब बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ गया तो उस समय ए का कंसंट्रेशन कितना है निकाल सकते हैं। फॉर ए हम क्या लिखेंगे, K1 इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ A0 अपॉन ए, और T इज इक्वल टू टी मैक्स का एक्सप्रेशन रख दें तो उस समय A आ जाएगा कितना बचा हुआ है। सो K1 इंटू टी मैक्स इज वाट, अभी हमने देखा था टी मैक्स 1/K1 ln 2, 1/K1 ln of 2 is equal to ln of A0 which is 1 molar upon A। ये K1 गया तो यहां से आ गया ln 2 is equal to ln of 1/A। तो यहां से A का कंसंट्रेशन आ जाएगा 1/2.5 मोलर। जिस समय B का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है उस समय A का बचा हुआ कंसंट्रेशन 0.5 है, और इनिशियली 1 मोलर लिया था, और सब 1 से रिलेटेड है, यानी 1 मोल A से 1 मोल B, 1 मोल B से 1 मोल C, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। तो C का कंसंट्रेशन उस समय क्या हो जाएगा, 1 माइनस B माइनस A। Concentration of C at any time t will be what, A0 minus
उस समय B का कंसंट्रेशन, A का कंसंट्रेशन। और इसे सॉल्व करना है बी मैक्स पे, तो बी मैक्स हमने अभी भी सॉल्व किया था। ए नॉट दे रखा था मैंने 1 मोलर माइनस बी इज 0.25 and A is 0.5 at that time, so it will be 0.25 molar। यानी कि जिस समय B का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा उस समय C का कंसंट्रेशन 0.25 होगा, यानी कि उसी टाइम पे C B के मैक्सिमम को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस पे बन सकते हैं। अब आ जाओ काइनेटिक्स में। एक लास्ट सेगमेंट रह गया था, वो है रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, और अगर इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट K1, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट K2 ले लें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेटेड होता है KF/KB से, होता है ना, जो कि एक कांस्टेंट होता है। किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करने में कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट टाइम। या रिवर्स कह सकते हैं कि अगर T इंफिनिटी कर दें तो सभी रिवर्सिबल रिएक्शन वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। अब अगर हम A का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ A लेते हैं और किसी इंस्टेंट पे B का कंसंट्रेशन X है और अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है, तो उस समय A का कंसंट्रेशन A माइनस X हो जाएगा। अब अगर यहां पे हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B लिखना चाहें dV/dt, तो बताओ ये क्या लिखेंगे? ये K1 इंटू A के रेट पे बनेगा और ये K2 इंटू B के रेट पे जाएगा। इसको x के टर्म में अगर लिखना चाहें तो ये K1 इंटू A माइनस एक्स माइनस K2 इंटू एक्स हो जाएगा, और इधर लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू K1 इंटू A माइनस एक्स माइनस K2 इंटू एक्स। अब इसके आगे इसको इंटीग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, ये क्वेश्चंस में गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेहतर होगा। करने को तो हम इसको कर सकते हैं इंटीग्रेट, लेकिन बेटर होगा कि इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेट करें और सॉल्व करें तो बेहतर होगा। सपोज करो एक सिचुएशन दिया गया है, कहा जा रहा है फॉर ए रिएक्शन A forming B and B forming A, KF KB, KF की वैल्यू दी गई है 0.15 आवर इनवर्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका दिया है 1.5। करें डिटरमिन टाइम in which 80% of equilibrium amount of B is formed.
यानी कि बी का जो इक्विलिब्रियम पे बनता है उसका 80% बनने में कितना टाइम लगेगा, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम पे बी का बनेगा कितना, अगर कुछ इनिशियल अमाउंट ए का ले ले तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि ए गिविंग बी, अगर ए का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ स्मॉल ए ले लें और इक्विलिब्रियम पे इसमें से मान लें एक्स ई चला गया, तो बी कितना बन जाएगा, एक्स ई। एक्स जो है वो इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ बी है, तो क्या लिखेंगे, के जिसकी वैल्यू 0.15 दे रखा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ई अपॉन ए माइनस एक्स सी। इसको 0.15 को लिख लो 15/100, ये 5 3 20, so 20 times xc is equal to 3a minus 3xe. So xe is what, xe is 23x, a upon 3a upon 23, ये आ गया इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ बी। इसका 80% ही बनाना है, तो 80% ऑफ एक्स ई क्या हो जाएगा, 3a अपॉन 23 इंटू 80/100, यह जाएगा 12a अपॉन 150। ये आ गया अपना x। इसके लिए टाइम सॉल्व करना है। ये सब थोड़ा मुश्किल है, ये आसान नहीं है। मैंने आपको पहले कह दिया था ये स्पेशल टाइप के रिएक्शन है, ये सब एडवांस स्पेशल। तो अगर अब उसके रेट लॉ को हम सॉल्व करें, dx अपॉन dt इज व्हाट, kf इंटू ए माइनस एक्स माइनस के बी इंटू एक्स। पहले तो kf और kb को किसी एक के फॉर्म में kf के फॉर्म में लिख लेते हैं। ऊपर देखो kf दे रखा है, तो हम kb को भी kf के फॉर्म में लिख लेते हैं। k जिसकी वैल्यू, अरे गड़बड़ कर दिया सब हमने, k का वैल्यू 1.5 था, मैंने 0.15 लेके सब सॉल्व कर दिए। कमाल है। रुको, नहीं तो फिर तुरंत कोई व्हाट्सएप करेगा, सर यहाँ गलत हो गया। 1.5 ये हो जाएगा 15/10, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2xc, 2xc इज इक्वल टू 3a माइनस 3xc। So 2xc plus 3xc 5xc is equal to a 3a, so x is equal to 3a upon, यहाँ पे आ जाएगा 5, और इसलिए 80% ऑफ xc 3a अपॉन 5 का 80/100, तो ये हो जाएगा 12/25। तो इतना उल्टा सीधा डेटा क्यों आ रहा है, 25, ये आ गया x। तो
के का वैल्यू 1.5 इज इक्वल टू क्या होगा, के एफ अपॉन के बी। तो के बी क्या हो जाएगा, चलो इसी फॉर्म में लिख देंगे, के एफ इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स के बी, इसी को यूज करते हैं। तो यहां पे के एफ के लिए 1.5 के बी लिखते हैं, 1.5 के बी इंटू ए माइनस एक्स माइनस के बी इंटू एक्स, ये हो जाएगा 1.5 के बी इंटू ए माइनस 1.5 एक्स माइनस एक्स माइनस 2.5 के बी इंटू एक्स। ये है डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहां से के बी इंटू डी टी को सेपरेट कर लो, के बी इंटू डी टी इज इक्वल टू व्हाट, के बी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1.5 ए माइनस 2.5 इंटू एक्स। अब ये प्रॉपर शेप में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन टाइम लिमिट 0 से t, और x हो जाएगा इनिशियली 0 t टाइम पे x। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन तो सिंपली हो जाएगा के बी इंटू टी, राइट साइड में इसका इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ 1.5 a माइनस 2.5 x, और लिमिट लगाएंगे अपॉन माइनस 2.5 भी तो होगा, अपॉन माइनस 2.5 और लिमिट लगेगा 0 से x, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2.5 इंटू, जब अंदर लिमिट लगाएंगे तो ln ऑफ 1.5 a माइनस 2.5 x माइनस, जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो ln ऑफ 1.5 a हो जाएगा, जिसे हम माइनस को अंदर ले रहे हैं। अब 1 अपॉन 2.5 इंटू ln ऑफ 1.5 a अपॉन 1.5 a माइनस 2.5 x। ये आ गया एक्सप्रेशन के बी इंटू टी का। अब 80% रिएक्शन के लिए हमें टाइम सॉल्व करना था। तो 80% जब रिएक्शन हो गया तो उस समय x का वैल्यू क्या था, यहां देखो हमने सॉल्व किया था 12a अपॉन 25, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फॉर 80% b अब लिखेंगे के बी इंटू टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.5 ln 1.5 a अपॉन 1.5 a माइनस 2.5 इंटू एक्स ई, एक्स क्या है 12 अपॉन 25 a। देखो जाके फिर से 12 अपॉन 25 a, यही था ना, 12 अपॉन 25 a। तो ये 0.1 यानी कि 1.2 हो गया। ये आ गया 1 अपॉन 2.5 ln 1.5 a अपॉन, नीचे देखो 1.5 माइनस 1.2.3 a। अब देखो ये लाइन पे आया, ये हो गया 1 अपॉन 2.5 ln 5। तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 1 अपॉन के बी
इंटू 1/2.5 ln5। अब के बी का वैल्यू ऊपर रख देंगे, ऊपर से ले आएंगे। हमें दिया है के एफ, के बी नहीं दिया था। तो जरा देखो क्या हो जाएगा यहां पे। के बी इज इक्वल टू के एफ अपॉन 1.5, और के एफ का वैल्यू है 0.15। यहां देखो, क्या लेंगे, के एफ अपॉन के बी इज के विच इज 1.5 और के एफ का वैल्यू है 0.15, तो के बी हो जाएगा के एफ अपॉन 1.5, के एफ इज व्हाट 0.15 अपॉन 1.5, इट इज 1/10। ये आ गया के बी का वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करो तो के बी 1/10 है, तो ये आ जाएगा 1/1/10 इंटू ln ऑफ इंटू 1/2.5 ln ऑफ 5। 10 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 4 10/2.5 ln 5, 4 इंटू 2.3 इंटू 0.3। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2.3 इंटू 0.3, 0.3 थोड़े होगा, ये 0.7 होगा ना। log 5 का वैल्यू 0.7, so 4 इंटू 2.3 इंटू 0.7, 6.4 आवर। इतनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इस तरह से, हालांकि आया अभी तक ज्यादातर यही है, के दिया होता है, के एफ दिया होता है, के वी सॉल्व करो, के बी दिया होता है, के एफ सॉल्व करो, दोनों दिया है तो के सॉल्व करो। मैंने थोड़ा उसमें काइनेटिक्स भी लगा दिया। एक और सिचुएशन इसमें हम देख सकते हैं। एक प्रॉब्लम देखो कर रहा है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ए टू बी, K1 K2 फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ डायरेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ डायरेक्शन। अब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। ए का कंसंट्रेशन 0 टाइम पे 2 मोलर है, 1 आवर पे 1.5 मोलर है, और आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम 0.5 मोलर है। इस इंफॉर्मेशन से हमें कहा जा रहा है डिटरमिन K1 एंड K2। K1 K2 हमें डिटरमिन करना है। तो सबसे पहले तो इस इंफिनिटी टाइम से क्या समझते हो? इंफिनिटी टाइम वो टाइम जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी सॉरी रिवर्सिबल है तो कंप्लीट नहीं होगा ना, इक्विलिब्रियम अटेन होगा। सो इंफिनिटी टाइम इज द टाइम एट विच रिएक्शन अप्रोचेज इक्विलिब्रियम। अब जरा देखते हैं, ए
गिवन B। इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका है 2 मोलर, उस समय ये 0 है। इक्विलिब्रियम पे इसका है 0.1 0.5। क्या इसका ये मतलब हुआ कि 2 में से 1.5 अगर चला गया होगा तभी इसका 0.5 बचेगा, इधर 1.5 बन गया मोलर। इक्विलिब्रियम पे 0.5 मोलर ए बचने का मतलब 1.5 मोलर उसमें से रिएक्ट कर गया होगा, है या नहीं? तो यहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे बी का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन, विच इज 1.5 अपॉन 0.5, so it is 3। सही है। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है इन टर्म ऑफ के एफ एंड के बी? सो के विच इज नाउ 3 इज K1 अपॉन K2। K1 रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड, K2, तो यहां से रिलेशन आ गया K1 इज इक्वल टू 3K2। अब एक टाइम है 1 आवर जहां पे ए का कंसंट्रेशन 1.5 मोलर है ना? तो सबसे पहले अब एट 1 आवर अगर हम देखें, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका था 2, t इज इक्वल टू 0 पे था ये 2, ये 0, t इज इक्वल टू 1 आवर पे ये 1.5 हो गया, यानी कि इसमें से 0.5 चला गया होगा और इसका 0.5 बन गया, यानी कि ये रह गया 1.5, ये हो गया 0.5 1 आवर पे, है ना? अब dx अपॉन dt अगर इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, K1 इंटू ए माइनस एक्स माइनस K2 इंटू एक्स। ये तो जनरल इक्वेशन है इसके लिए। इसको हमें सॉल्व करना है 1 आवर पे। K1 K2 का रिलेशन ले लो, K1 इज इक्वल टू 3K2, K1 इज इक्वल टू 3K2 इंटू ए माइनस एक्स माइनस K2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3K2A, 3K2A माइनस 3K2x माइनस K2x माइनस 4K2x। अब इसे लिख लो, K2 को कॉमन लेके dt से मल्टीप्लाई कर लो, K2 इंटू dt विल बी इक्वल टू dx अपॉन 3a माइनस 4x, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे बिटवीन लिमिट 0 टू t 0 टू x। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन तो K2t ही हो जाएगा, राइट साइड में dx अपॉन दिस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन 4 माइनस 4x का डिफरेंस इंटीग्रेशन, और उसके बाद ये अंदर हो जाएगा ln ऑफ 3a माइनस 4x लिमिट 0 टू x। जब लिमिट रखेंगे ये हो जाएगा -1 अपॉन 4 ln ऑफ 3a माइनस 4x माइनस ln 3a, माइनस को अंदर ले लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 ln 3a अपॉन 3a माइनस 4x। ये आ गया एक्सप्रेशन K2t का। अब 1 आवर पे इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो 1 आवर पे x प्रोडक्ट ये है और उस समय रिएक्टेंट बचा हुआ ये है, सो K2
इंटू 1 इज इक्वल टू 1/4 ln। ए क्या है? ए इनिशियल कंसेंट्रेशन है, याद रखना। ए इज इनिशियल कंसेंट्रेशन 2, so 3 into 2 6 upon 3 into 2 6 minus 4 into 0.5। 1 आवर पे एक्स प्रोडक्ट कितना है? 0.5। so it is 1/4 ln of 6 upon डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 3 into 2 6 minus 2 4, so 3 2 ln 3/2। तो यहां से देखो सीधा K2 आ गया। K2 इज व्हाट? 1/4 इंटू ln के लिए 2.3 लो, इंटू log 3/2 इज log 3 माइनस log ऑफ 2, और ये आएगा आवर इनवर्स में, क्योंकि इधर टाइम था 1 आवर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दिया जाएगा 1/4 इंटू 2.3 इंटू log 3 0.48 माइनस 0.3 so 2.3 इंटू 0.18 डिवाइडेड बाय 4। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये अराउंड 0.103 आवर इनवर्स आ जाता है। ये आ गया K2। K1 क्या है? 3K2, 3 इंटू 0.103, ये 0.309 आवर इनवर्स आ जाता है। आवर इनवर्स आ जाता है। तो इस तरह से काइनेटिक्स का द एंड कर दिया मैंने। काइनेटिक्स में जो भी पॉसिबिलिटी आपके लेवल में हो सकता था वो सब कुछ एक एक अक्षर मैंने आपको बता दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू द एपेक्स। तो अब थोड़ा सा पेपर आपका देख लेते हैं। इसमें वैसे तो आपने कर ही दिया होगा क्योंकि सब कुछ मेरा बताया हुआ है। सभी क्वेश्चन नहीं लूंगा, जो थोड़ा ठीक ठीक है उसको मैं देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ। टेस्ट ऑफ 3rd मई का टेस्ट है आपका। इसका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड बाय। एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से रिड्यूस हो सकता है? सिर्फ कैटलिस्ट डाल के। ये कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग कैटलिस्ट, और इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 27 डिग्री to 37 डिग्री डबल्स द रेट। एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। सिंपल, क्या लिखेंगे? ln K2 बाई K1, ये हो जाएगा ln ऑफ 2। K2 इज 2K1 इज व्हाट? PA अपॉन R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। सो PA अपॉन 8.3 into T2 minus T1 is 10 upon 300 into 310। ये 0 से 0 गया। So EA will be what? EA will be 8.3 into 31 into 3, 93, 9300, 8.3 into 9300 into ln 2 अपॉन 1000 कर लो,
ये किलो जूल बन जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे 2 जीरो गया, ये आ जाएगा 8.3 इंटू 93 इंटू 0.69.7 ln 2.7 होता है अपॉन 10। जब इसकी वर्किंग करेंगे ये 8.3 इंटू 93 इंटू 0.7 540 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 10 54 के करीब आ जाएगा। ये 54 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज 0, द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ही 0 हो गया, तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा जरा देखते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन ln k इज इक्वल टू ln a माइनस E अपॉन RT। एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम 0 कर दें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा ln a, और a प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि K will now be independent of temperature। नंबर 8, आर्हेनियस इक्वेशन को लिखना है डिफरेंशियल फॉर्म में, तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस E अपॉन RT। अगर इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये d ln k अपॉन dt, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट 0 माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगा, 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अपॉन RT स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बना? सी, डी ln k। सी नहीं होगा, डी ln k अपॉन dt इज इक्वल टू ये अपॉन RT स्क्वायर। बी होगा इसका आंसर, करेक्शन होगा आंसर में, इसका आंसर सी दिया है शायद, बी होगा इसका आंसर। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज इनकरेक्ट। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में क्या गलत है? इट डिपेंड्स ऑन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। सी रॉन्ग है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से कोई लेना देना नहीं है। हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी इंडिपेंडेंटली डिफाइन होती है, और रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी होती नहीं है। रिएक्शन में हर स्टेप्स की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होती है। नंबर 10 सिंपल है। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिविंग 4NO2 प्लस O2, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। If concentration of NO2 in 100 second increases, T is equal to 100 second, increases by 5.2 into 10 का पावर माइनस 3 मोलर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन A का 0 ले लें तो 100 सेकेंड में 5.2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मोलर, यानी कि हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 dNO2 अपॉन dt। क्या ये 5.2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 अपॉन 100 पर सेकेंड हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और NO2 और N2O5 में क्या रिलेशन है?
रेट क्या होगा, रेट होगा -1/2 dN2O5 अपॉन dt will also be equal to 1/4 dNO2 अपॉन dt। ये हमने ऊपर सॉल्व कर लिया अभी। इसको 4 से डिवाइड कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.2 इंटू 10 का पावर -5 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 1.3 इंटू 10 का पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा सिंपल है। 2A plus B product doubling the initial concentration of both the reactant increases the rate by a factor of 8 and doubling the concentration of B alone double the rate। ये देखो नंबर 12 करा है कि doubling B doubles the rate. This implies a rate is proportional to concentration of B, यानी कि order with respect to B is 1। और अगर दोनों को डबल किया तो 8 टाइम्स हो गया। तो अब 8 टाइम्स में 2 टाइम्स तो B के वजह से हो जाएगा, तो 4 टाइम्स A के वजह से हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर when both A and B concentration are doubled, rate will increase by a factor of 2 due to B, so by factor of 4 due to A, क्योंकि टोटल 8 टाइम्स हो रहा है। अब A को डबल करने पे रेट 4 गुना हो रहा है उसके वजह से, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर। तो ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू A स्क्वायर इनटू B, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला A स्क्वायर B। नंबर 13 फॉर ए गिवन रिएक्शन energy of activation for forward reaction is this। Very simple। Question number 13, activation energy for the forward reaction दिया हुआ है 80 किलो जूल, डेल्टा H दिया गया है -40 किलो जूल। करा catalyst lower this EA by 220 kilojoule, then ratio of energy of activation for the reverse reaction before and after addition of catalyst। Good। अब activation energy for the backward reaction क्या हो जाएगा, अभी catalyst हमने नहीं डाला है, आपको मालूम है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड, यही होता है डेल्टा एच। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस डेल्टा एच, ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड दे रखा है 80 माइनस -40 इट इज 120 किलो। ये आ गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन अनकैटलाइज्ड इज 120 किलो जूल।
अब कैटलिस्ट अगर हम ऐड करते हैं तो कह रहा है कि 20 लोअर्स दिस टू 20, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन ये 80 से 20 आ गया, डिक्रीज ऑफ 60 किलो जूल। और अगर डायग्राम आपको याद हो तो कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड को कम करता है उतना ही बैकवर्ड को भी कम करता है। सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन कैटेलाइज्ड कितना हो जाएगा, अनकैटेलाइज्ड 120 माइनस 60 किलो जूल। तो पूछा है रेशियो, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन अनकैटेलाइज्ड अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन कैटेलाइज्ड इज व्हाट, 120 अपॉन 60, 2:1। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है फॉर ए होमोजीनियस रिएक्शन A gives 3B, A given 3B, if the pressure after time t, after time t pressure है PT and after completion is infinity and T infinity पे ये है P infinity, तो करेक्ट रिलेशन इसमें क्या है। अगर हम T इंफिनिटी पे ले रहे हैं P इंफिनिटी, अगर इसका इनिशियल प्रेशर P0 है तो ये 0 होगा, T = 0 पे, तो T इंफिनिटी पे ये 0 हो जाएगा और ये 3P0 हो जाएगा, यही है P इंफिनिटी। तो सबसे पहले तो यहां से P0 को हमें P इंफिनिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो P0 इज P इंफिनिटी बाय 3। किसी टाइम T पे, T = T पे इसमें से अगर P डिक्रीज हुआ इधर 3P हो जाएगा, और टोटल प्रेशर को PT से डिनोट किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, P0 माइनस P प्लस 3P, इट विल बी P0 प्लस 2P। तो यहां से हमें इस स्मॉल p को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक इक्वेशन इसका क्या होगा, K × T = ln of P0 अपॉन P0 माइनस P, और हमें इसे P इंफिनिटी और PT के टर्म में लिखना है। तो P0 के लिए तो P इंफिनिटी का रिलेशन आ रखा है, स्मॉल p को यहां से लेके आएंगे तो ये PT माइनस P0, PT माइनस P0 अपॉन 2 हो जाएगा ये स्मॉल p। अब सभी P0 को हम P इंफिनिटी के टर्म में लिख देंगे, बाद में लिखते हैं, पहले एक्सप्रेशन में P0 के टर्म में ही ले आते हैं। ये = हो जाएगा ln of P0 अपॉन P0 माइनस P माइनस PT माइनस P0 बाय 2, यह आ जाएगा ln of P0 अपॉन 2P0 माइनस PT माइनस P0, 2 ऊपर चला जाएगा। सो 2P0 माइनस माइनस प्लस P0, 3P0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ln of 2P0 अपॉन 3P0 माइनस PT। अब P0 के लिए अपने को लिख देना है P इंफिनिटी बाई 3, P0 इज P इंफिनिटी बाई 3, तो ये हो जाएगा ln of 2P इंफिनिटी बाई 3 P0 के लिए अपॉन 3P इंफिनिटी बाई 3 माइनस PT, यहां से ये 3 गया, सो ये आ गया 2/3,
तो ln 2 times p infinity upon 3p infinity minus 3pt, 2p infinity upon 3p infinity minus 3pt, ये डी आंसर हो जाएगा। नंबर 15, इंटरेस्टिंग, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में एक रिएक्शन है x टाइम्स a गिविंग y टाइम्स b, और रिलेशन दिया है log ऑफ माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू log ऑफ dv अपॉन डी टी प्लस 0.3। हमें यहां से x एंड y सॉल्व करना है, कोएफिशिएंट सॉल्व करना है। हम ऐसा करते हैं, इसके लिए भी लॉग में लिख लेते हैं ताकि सारे लॉग में इक्वेशन आ जाएंगे। क्या हम इसको लिख सकते हैं? लॉग ऑफ माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू log of dv upon dt plus log 2, जिसे हम लिख सकते हैं log a plus log b, log a into b, log of 2 into dv upon dt। अब log x is equal to log y, तो x is equal to y, ये क्या हो जाएगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी विल बी 2 टाइम्स डी वी अपॉन डी टी। देखो अभी प्रॉपर लाइन में आ रहा है, तो अब इसको जो नॉर्मल तरीका होता है उस तरह से लिख देंगे। सो माइनस 1/2 डी ए अपॉन डी टी इज डी वी बाई डी टी। क्या यहां से x इज इक्वल टू 2 नहीं आ गया, y इज इक्वल टू 1 नहीं आ गया? 2:1। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन मैंने कर दिया है, 10 क्वेश्चन बच गया है। इसमें अगर कुछ मुझे दिखेगा तो वो अगले क्लास में 1-2 करके, और फिर उसके बाद डीपीपी हम स्टार्ट कर लेंगे। तो आप आज डीपीपी डाउनलोड करेंगे कहां से? गूगल क्लासरूम से। कहां से? गूगल क्लासरूम से, यूजिंग द कोड IU3QKSR, और कल से उसका डिस्कशन मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो बस आज अभी इतना के लिए।